जोहार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल इको स्टार बाई संतोष चौहान। आज मैं जो है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स का एक पार्ट है अवकलन, जिसे आप डिफरेंटिएशन कहते हैं। इसको हम लोग देखेंगे कि जो है किसी फलन का जो है हम लोग जो है अवकलन कैसे करते हैं। क्योंकि अर्थशास्त्र में जो है अवकलन का बहुत ही प्रयोग होता है। हम मांग की लोच जब ज्ञात करते हैं तो कुछ सवालों में जो है मांग की लोच ज्ञात करने के लिए या पूर्ति की लोच ज्ञात करने के लिए या आय की लोच ज्ञात करने के लिए जो अवकलन की आवश्यकता पड़ती है। इसके अलावा जो है कोई अगर फलन दिया है, कोई समीकरण दिया है, हमें सीमांत लागत ज्ञात करना हो या सीमांत आय ज्ञात करना हो या सीमांत उपयोगिता ज्ञात करनी हो, जहाँ सीमांत अगर हमें ये ज्ञात करना हो या हमें किसी परिवर्तन की माप ज्ञात करनी हो, किसी चर में परिवर्तन करने से उस पर जो आश्रित जो चर है उनके मान में कितना परिवर्तन हो रहा है, तो परिवर्तन की माप को जो है पता लगाने के लिए जो हम अवकलन का सहारा लेते हैं। तो अवकलन जो हम कैसे करते हैं, बहुत सारे छात्रों को, स्टूडेंट को नहीं मालूम होता है। ख़ास तौर से जो आर्ट साइड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो आईए के स्टूडेंट हैं, जो कला साइड के स्टूडेंट हैं, वो जो है अवकलन से बहुत घबराते हैं। हालांकि जो साइंस के बच्चे उनको अवकलन अच्छी तरह से आता है, लेकिन चूँकि अर्थशास्त्र जो है साइंस और आर्ट दोनों ही स्टूडेंट पढ़ते हैं, तो सबको मालूम होना चाहिए कि अवकलन जो है कैसे ज्ञात किया जाता है। चलिए हम इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं, अवकलन पर चर्चा करते हैं। अवकलन आखिर हम करते कैसे हैं, हम इसी पर चर्चा करते हैं। मान लेते हैं कोई समीकरण है y बराबर x के पावर n। यहाँ पे जो x के मान में यदि परिवर्तन होगा तो y के मान में भी परिवर्तन होगा। तो x एक स्वतंत्र चर है, इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है। वही जो y क्या है, ये आश्रित चर है, ये डिपेंडेंट चर है। तो x के मान में परिवर्तन से y के मान में जो है कितना परिवर्तन होगा, इसकी माप ज्ञात करने के लिए हम जो है क्या करते हैं, अवकलन करते हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, x के सापेक्ष क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो इसको हम इस तरह लिखेंगे, दोनों साइड जो d/dx ले लेंगे, दोनों साइड d/dx। इधर क्या है, y है, ब्रैकेट में y बराबर, इधर भी लेंगे d/dx और ब्रैकेट में x के पावर n। यानी देखा जाए d/dx दोनों साइड आ गया, ठीक है। अवकलन जो है ज्ञात करने के लिए जो है ये एक प्रकार का सिंबल है d/dx, जो है जहाँ पर कहीं आपको दिखाई दे d/dx, इसका मतलब है कि ये परिवर्तन की माप है कि किसी एक चर के मान में परिवर्तन से दूसरे चर के मान में कितना परिवर्तन हो रहा है। उस परिवर्तन का एक सिंबल है d/dx। यानी हम इस x के सापेक्ष जो है हम क्या करेंगे, अवकलन करेंगे। तो अगर मान लीजिए जब हम इसका अवकलन करते हैं तो इसका एक फार्मूला होता है कि ये जो घात होती है ये सामने आ जाती है, यानी इस तरह हो जाता है n x, और इस घात में से एक माइनस हो जाता है, यानी n x n-1। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझ कीजिए ये x है। तो x के सामने यहाँ की जो संख्या होगी मान लेते हैं 5, और x की जो घात होगी मान लेते हैं 2। तो इस 5 को बोलते हैं हम लोग गुणांक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, गुणांक बोलते हैं, जिसको बोलते हैं कोफिशिएंट। जो 2 है इसको हम क्या बोलते हैं, घात बोलते हैं, या इसको आप पावर भी कर सकते हैं, और जो x है ये आधार है, यानी बेस है। क्या है, बेस है। तो अवकलन करते कैसे हैं, तो इसको समझते हैं। सपोज कीजिए कोई फलन है y बराबर 10 x के घाते 3 प्लस 2x² प्लस 20x प्लस 50। ये एक समीकरण है, इसका हमें अवकलन करना है x के सापेक्ष। तो x के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो हम इसी चीज़ को इस तरह लिखेंगे डी वाई अपान डी एक्स बराबर, सब में क्या ले लेंगे, डी वाई अपान डी एक्स, ब्रैकेट में 10x के पावर 3 प्लस 2x स्क्वायर प्लस 20x प्लस 50, इस तरह हो गया। अब देखिए डी वाई अपान डी एक्स, यानी हम इसका भी अवकलन करेंगे, इस पद का भी अवकलन करेंगे, इस पद का भी अवकलन करेंगे और इसका भी अवकलन करेंगे। कैसे करेंगे, देखिए पहले हम पहले पद का अवकलन करेंगे। तरीका क्या है कि ये जो 3 है इस गुणांक में इसका गुणा हो जाएगा, 3 का इस गुणांक में क्या हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। 3 का 10 में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 30x, और 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटा देंगे, 3 में से 1 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 2। फिर से देखिए y बराबर x के पावर n, कैसे निकालते हैं डी बाई डी एक्स, n सामने आ जाता है, यानी n का यहाँ पे 1 मान लेंगे, इस n का इस 1 में गुणा हो जाता है, यानी n x, और इस n में से 1 माइनस हो जाता है। आगे देखते हैं, ये 2 है, इस 2 का गुणा हो जाएगा, 2 दूनी 4x, और इस 2 में से 1 घटा देंगे, 2 में से 1 घटा के देंगे। जब 2 में से 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, लिख ही लेते हैं। हो जाएगा 2 दूनी 4x, 2 में से चूंकि घटाएंगे 1 तो क्या बचेगा, x के पावर 1 बचेगा। x पावर 1 का मतलब क्या हुआ, x ही हुआ। कोई भी संख्या जिसकी घात अगर नहीं दी है तो उसकी घात 1 मानी जाती है, अगर सामने गुणांक नहीं है तो गुणांक भी 1 माना जाता है। तो 2 दूनी 4 हो गया, और 2 में से घटाएंगे 1 बचेगा, नहीं x घाते 1, तो x घाते 1 को जो है लिखने की जरूरत नहीं है। आगे ध्यान देते हैं, देखिए 20x, यहाँ पे x की घात नहीं दिया तो हम क्या मान लेंगे, 1 मान लेंगे। इस 1 का 20 में गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 20 हो जाएगा x। अब इस 1 में से 1 घटाएंगे, यानी 1 माइनस 1 प्लस 50। यहाँ देखिए 50 में आगे कोई भी चर नहीं लगा हुआ है। कोई कांस्टेंट नंबर जो होता है, कोई अगर संख्या है, केवल संख्या है जिसके साथ कोई लेटर या अक्षर नहीं लगा है, तो किसी भी संख्या का अवकलन जो होता है वो 0 होता है। क्या होता है, 0 होता है। मैं क्यों बताऊंगा, क्यों होता है अभी मैं बताऊंगा। तो 50 का अवकलन क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया हमारा 30x स्क्वायर, ये 4x। यहाँ पे देखिएगा 20x घाते 1 माइनस 1, यानी x घाते 0 हो जाएगा। और किसी भी अक्षर का या लेटर का अगर घात अगर 0 है, या किसी भी संख्या का घात अगर 0 तो उसका मान 1 होता है। उसका मान क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे यानी इसका मान क्या हो जाएगा, इस पूरे का मान हो जाएगा 1, यानी 20 × 1। तो यही हमारा हो जाएगा 30x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 20, ये इसका आंसर हो जाएगा। फिर से देखते हैं, कुछ कन्फ्यूजन होगा। दस, 20, 5, 6, जितनी भी संख्याएं होती हैं, संख्याओं का जो अवकलन होता है वो 0 होता है। इसको समझते हैं कैसे होता है। y बराबर मान लेते हैं 10, हमें इसका अवकलन करना है। तो देख रहे हैं कि 10 के आगे तो कोई अक्षर तो आया नहीं है, कोई लेटर आया नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, y बराबर 10x के पावर 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 होती है तो उसका मान 1 होता है, यानी x घाती 0 का मान क्या होगा, 1 होगा। और 1 से 10 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 10, यानी सेम आ जाएगा। अब इसका अवकलन करते हैं, तो dy/dx बराबर, ध्यान दीजिएगा, अब ये 0 का इस 10 में गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0 × x के पावर 0 माइनस 1। तो 0 का जब इस x में गुणा करेंगे, 0 का इस घाते -1 गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 0। तो यहाँ पे देख रहे हैं y बराबर जो 10 है, इसका अवकलन कितना आ रहा है, 0 आ रहा है। तो किसी भी संख्या का जब हम अवकलन करते हैं तो वो उसका मान 0 आता है। और थोड़ा देखते हैं, y बराबर 10x
तो इसका अवकलन कर दीजिए डी वाई अपान डी एक्स। देखिए इसकी घात 1 मानी जाएगी, इस 1 का 10 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 10 एक्स। ये घाते 1 है तो इसमें 1 घटा देंगे, यानी हमारा हो जाएगा 10 एक्स घाते 0। किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसका मान क्या होता है 1 होता है, यानी 10 गुणे 1 बराबर क्या आ गया 10 आ गया। किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो उसका मान 1 आता है। 5 घाते अगर 0 है तो इसका भी मान 1 ही आएगा। 10 घाते 0 है तो इसका मान भी क्या आएगा 1 आएगा। इसको आप लोग जो है याद कर लीजिए, अगर नहीं मालूम क्यों तो अभी बता दे रहा हूँ। देखिए यस घाते 0, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं एक्स घाते 1 माइनस 1 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं इसको 1 माइनस 1, मतलब क्या है एस घाते क्या आ जाएगा 0 ही आएगा। ठीक है, इसको ऐसे लिख सकते हैं एक्स की पावर 1 अपान एक्स पावर 1। चूँकि जब जो हम भाग करते हैं तो घातों को घटाते हैं। जैसे अगर आपको भाग देना हो एस घाते 3 बटे एस घाते 2 तो क्या करते हैं, ये सेम है, आधार सेम है तो क्या करते हैं एस की पावर 3 माइनस 2, घातों को घटा देते हैं। भाग में हम घातों को घटाते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसको अगर हल करें तो क्या करेंगे इन करेंगे 1 माइनस 1 इन करेंगे, यानी ये चीज़ सेम आ रही है, ये चीज़ सेम आ रही है। यानी इसको जो हम इस तरह लिख सकते हैं यस घाते 0 को लिख सकते हैं एक्स 1 माइनस 1, इसको लिख सकते हैं एक्स घाते 1 अपान एस घाते 1। भाग कर दीजिए, दोनों सेम है, बराबर कितना आ जाएगा 1। तो किसी भी संख्या की घात यदि 0 हो या लेटर की घात 0 हो तो उसका मान क्या होता है 1 होता है। इसको आप लोग याद रखिएगा। चलिए अवकलन फिर से समझते हैं एक बार। मान लेते हैं p बराबर 20 क्यू स्क्वायर प्लस 10 क्यू प्लस 5। क्यू के सापेक्ष अवकलन कीजिए। क्यू के मान में यदि परिवर्तन होगा तो p के मान में भी परिवर्तन होगा। तो क्यू के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या हो जाएगा डी पी अपान डी क्यू हो जाएगा। क्योंकि हम क्यू के सापेक्ष कर रहे हैं, 2 का 20 में गुणा करेंगे 40 हो जाएगा क्यू। आप देखिए 2 में से ये घटाएंगे क्या बचेगा 1 बचेगा, यानी क्यू के घाते 1 जिसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, यानी 40 क्यू हो जाएगा प्लस 10 क्यू, इसकी घात 1 है, 1 से 10 में गुणा करेंगे 10 हो जाएगा और 1 में से वो 1 घटा देंगे। क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर है तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो हो जाएगा 40 क्यू 1 माइनस 1 यानी 0, क्यू घाते 0, क्यू घाते 0, ये तो पूरा 0 हो गया 40 क्यू। अब किसी भी संख्या की घात अगर 0 तो उसका मान 1 होता है, तो 1 का 10 में गुणा करेंगे क्या हो जाएगा 10। तो डी वाई अपान डी क्यू बराबर आ जाएगा 40 क्यू प्लस 10। यही है अवकलन। अवकलन का अर्थशास्त्र में बहुत प्रयोग होता है। कहाँ कहाँ प्रयोग होता है मैं इसे आगे बाद में बताऊंगा कि अर्थशास्त्र में अवकलन का प्रयोग कहाँ कहाँ पे होता है। हालांकि अवकलन अपने आप में बहुत विस्तृत है, बहुत बड़ा है। इसका मात्र जो है एक हिस्सा जो मैं आपको बता रहा हूँ। कभी कभी जो है क्यू के आगे जो हो सकता है आ जाए डी आ जाए, इन 2 चर एक साथ आ जाएंगे, गुणा के रूप में आ जाएंगे, ऐसे भी आ सकता है। y बराबर एक्स जेड इस रूप में भी आ सकता है। खैर ये चीज़ें आपको नहीं पढ़ना है अर्थशास्त्र में जो है, या y बराबर ऐसे भी आ सकता है, y बराबर साइन थीटा करके भी आ सकता है, टेन थीटा भी करके आ सकता है। तो इतना ज़्यादा डीपली आपको नहीं पढ़ना है, आपको एक सीमित थोड़ा सा ही पढ़ना है, जहाँ इस तरह की चीज़ें आएंगी जो कि प्लस माइनस से अलग हो जाएंगी, जिसमें केवल एक चर होंगे और उस पर एक आश्रित कोई दूसरा चर होगा,
छोटी छोटी सवालें होंगी जिसका अवकलन करना बहुत ही आसान होता है। इसे आप लोग जो है ध्यान दीजिएगा। इसे यदि आपको समझ में आ गया तो ये आपके लिए बहुत ही आसान है। जब मैं मांग की लोच पढ़ाऊँगा और इसके अलावा जो है लागत से संबंधित, औसत उपयोगिता से मतलब उपयोगिता से संबंधित, उत्पादन से संबंधित, आय से संबंधित जितनी भी सवालें हैं जो अवकलन पर आधारित हैं उससे हल करना काफ़ी आसान हो जाएगा। आई होप आपको अवकलन समझ में आ गया होगा। यदि नहीं समझ में आया है तो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। वीडियो कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को शेयर भी कीजिए। सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।